पानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की कवरेज के हवाले से तो पहले ही एक पाबंदी मौजूद है और उनकी तस्वीर, उनका नाम और उनकी मीडिया कवरेज जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बंद है और हमें वो नहीं नज़र आती है। और इस हवाले से कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये आज़ादी इज़हार की खिलाफ़वर्ज़ी है, लेकिन मैं इन लोगों को याद कराना चाहता हूँ कि इमरान खान के दौर में जब नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की कवरेज पर पाबंदी लगाई गई थी, तो तब हमें बताया जाता था कि ये आज़ादी इज़हार पर पाबंदी नहीं है, बल्कि ये रियासत की ज़रूरत है और रियासत के होते हुए ऐसी कवरेज की इजाज़त नहीं दी जाती। और आपको याद है कि इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म बड़े फ़ख्र से इस पाबंदी का दिफ़ा किया करते थे कि हाँ, नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की पाबंदी की कवरेज पर और उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर कवरेज पर पाबंदी है। कुछ जर्नलिस्टों ने जब सुप्रीम कोर्ट में इस पाबंदी के खिलाफ हाई कोर्ट में से रुजू भी किया, तो उस वक़्त भी उन जर्नलिस्टों की भी बहुत ट्रोलिंग की गई कि ये एक सज़ा याफ़्ता की कवरेज के लिए जा रहे हैं, एक मुजरिम की कवरेज चाहते हैं। तो आज जो इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में बोया था, आज वो काटने का वक़्त है और उनकी अपनी कवरेज पर भी पाबंदी है। जो जो रस्म उन्होंने शुरू की थी, आज वो खुद उसी का शिकार हैं और आज देखें कि उनकी अपनी कवरेज पर भी मुकम्मल पाबंदी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट फ़ेज़ में जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ़ बानी तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की कवरेज पर पाबंदी की बात थी, लेकिन अब तहरीक-ए-इंसाफ की अमूमी कवरेज पर भी पाबंदी की बात हो रही है। क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ का जो रियासत मुखालिफ एजेंडा है और जो फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नैरेटिव लेके वो चल रहे हैं, वो अब सिर्फ़ बानी तहरीक-ए-इंसाफ या सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है। हाल ही में अरकान कौमी असम्बली और सेनेट ने जो जुलूस निकाला है पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक, उनमें उसमें आईएसआई के खिलाफ जो नारेबाज़ी की गई है, उसने रियासत और रियासती इदारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये बात अब बढ़ रही है, तो लिहाज़ा इन सब की कवरेज पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है क्योंकि आप खुलेआम इस तरह के नारे और इस तरह की गालियाँ जो हैं, वो मीडिया पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसलिए मेरे ख़्याल में मेन स्ट्रीम मीडिया को जहाँ पहले इमरान खान की कवरेज पर पाबंदी थी, वहाँ अब ऐसे तहरीक-ए-इंसाफ की उस ऐसी कवरेज पर भी पाबंदी की बात हो रही है, जिसमें रियासत के मुखालिफ और बिलख़ुसूस फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ की बात की जाए। और ये पाबंदी भी हमें आइंदा चंद दिनों में नज़र आएगी। लेकिन जो रूटीन की उनकी सियासी कवरेज है, उसकी वो तो चलती रहेगी। लेकिन जहाँ वो फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानी की बात करते हैं और कुछ लोग जो ये बयानियाँ लेके चल रहे हैं उनके बहुत ज़्यादा, उनकी कवरेज पर पाबंदी के हवाले से भी बात है। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहले भी बानी तहरीक-ए-इंसाफ की कवरेज पर रियासत और फ़ौज से कोऑपरेट किया था। आगे भी इस किस्म की कोऑपरेशन उनकी तरफ से देखने में आ रही है। हालिया एक मीटिंग में इस हवाले से इत्तफ़ाक़ राय भी था और मीडिया मालकान का ये मौक़िफ़ था कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के कोई रियासत मुखालिफ या फ़ौज मुखालिफ बयानिए का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो इस बयानिए को आगे बढ़ाने में कोई रोल प्ले नहीं करने को तैयार। हुकूमती वुज़रा बिलख़ुसूस ख्वाजा आसिफ़ साहब की तरफ से ऐसे इशारे दिए गए हैं जिनमें इमरजेंसी या कोई स्पेशल इक़दामात की बात की गई है क्योंकि जो मख़सूस नशिस्तों का फ़ैसला है, उसको हुकूमत एज़ रीराइटिंग ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन और आइन से मारवा समझती है और उनके ख़्याल में इसको रोकने के लिए आपको आइनी कानूनी इक़दामात करने होंगे कि अदलिया को आइन से मारवा इक़दामात से कैसे रोका जाए। क्योंकि अगर हुकूमत आइन तोड़े तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, जरनैल आइन तोड़े तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, कोई एहलकार आइन तोड़े उस पे आर्टिकल 6 लग सकता है। लेकिन अगर जजेस बज़रिया जुडिशियल ऑर्डर आइन तोड़ दें या रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करें तो फिर उनका क्या किया जाए? उन्हें एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी भी हासिल है और क्या इस इम्यूनिटी के अंदर आइन तोड़ने की इम्यूनिटी भी हासिल है? तो ये बहुत से सवालात हैं जो आजकल ज़ेर-ए-गर्दिश हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करे या आइन से तजावुज़ करे, मारवाए आइन फैसले दे, तो क्या किया जाए? हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। लेकिन क्या इमरजेंसी लग रही है? मुझे अभी नहीं लगता कि इमरजेंसी लग रही है। मुझे लगता है कि मखसूस नशिस्तों वाले फैसले का अमल-दरामद तो शायद रुक जाएगा और उस पर अमल-दरामद नहीं होगा और कानून और आइन के अंदर रहते हुए उसका अमल-दरामद रोकने की कोशिश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि हालात उस नहज तक ना जाएँ, जिस नहज की बात की जा रही है। लेकिन ऑप्शंस खुले हैं और अदलिया को ये बावर कराया जा रहा है कि अगर वो क्रीज से निकल कर खेलना बंद नहीं करेंगे, तो दूसरी साइड भी क्रीज से निकल कर खेलेगी। हमने माज़ी में देखा था
जब अदलिया ने सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस का ऐलान किया था, केपी का नहीं, और 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का ऐलान किया था, तो उस वक़्त जब अदलिया क्रीज से निकल कर खेली थी, तो फिर पार्लियामेंट भी क्रीज से निकल कर खेली थी, हुकूमत भी क्रीज से निकल कर खेली थी और वो मैच अदलिया हार गई थी क्योंकि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं हो सके थे, तौहीन अदालत की कार्रवाई के बाद भी, सबके बाद भी हमें पार्लियामेंट की बालादस्ती नज़र आई थी। आज भी ये बात की जा रही है कि अगर अदलिया जो है वो एक हद से ज़्यादा क्रीज से निकल कर खेलेगी, तो फिर पार्लियामेंट भी क्रीज से निकल कर खेलेगी, हुकूमत भी क्रीज से निकल कर खेलेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ना हुकूमत और ना ही पार्लियामान आईन से बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे वो पंजाब के इंतखाबात को आईन के अंदर रहते हुए रोका गया था कि आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि फलां आदमी ने आईन तोड़ दिया था। आप शहबाज शरीफ को आईन तोड़ने का मुल्ज़िम नहीं करार दे सकते, हालाँकि इमरान खान ने अदम एतमाद के वक़्त आईन तोड़ दिया था और उन्हें आईन तोड़ने का मुल्ज़िम आज करार दिया जा रहा है कि उन्होंने अदम एतमाद के वक़्त असेंबली तोड़ दी थी। तो शहबाज शरीफ ने उस वक़्त जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए जो काम किया था और पार्लियामेंट के ऊपर तो आईन तोड़ने या पार्लियामेंट के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो पार्लियामेंट की कार्रवाई को भी एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जैसे अदालती फ़ैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जितना अदालती फ़ैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उतना ही पार्लियामेंट की कार्रवाई को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो जब मामला पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया हो, तो पार्लियामेंट को बेहतर हैज हासिल होता है और पार्लियामेंट की एक बेहतर पोज़ीशन पे हमें नज़र आई है माज़ी में भी। अदलिया पूरी पार्लियामेंट को नहीं गिरा सकती, पूरी पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती, पूरी हुकूमत को तो घर भेज सकती है, वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज सकती है, लेकिन सारी पार्लियामेंट को घर नहीं भेज सकती। सारी पार्लियामेंट को जो है वो तौहीन अदालत में नहीं सज़ा दे सकती, सारी पार्लियामेंट पे आर्टिकल 6 नहीं लग सकता। तो लिहाज़ा मुझे ये लगता है कि आगे भी जो इशारे ख्वाजा आसिफ साहब या मरियम नवाज़ की गुफ्तगू में हैं, वो मुझे लगता है पार्लियामेंट ज़्यादा इस्तेमाल होगी और पार्लियामेंट के कवर में अदलिया के साथ ये मैच खेला जाएगा और पार्लियामेंट में जो बालादस्ती है हुक्मरान इत्तेहाद की, वो अपनी बालादस्ती वहाँ शो करेंगे, वहाँ करारदाद आ सकती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ सकता है, और चीज़ें हो सकती हैं, स्पीकर को पाबंद किया जा सकता है और फिर उसके बाद इस फैसले को रोका जा सकता है। लेकिन अगर जब तक अदलिया की तरफ से अगर मज़ीद जुडिशियल एक्टिविज़्म हुआ और हम देखेंगे कि अदलिया मज़ीद एक क्रीज़ निकल कर और खेलेगी, तो फिर दूसरी तरफ से भी उतना ही क्रीज़ से निकल कर खेला जाएगा और फिर ये मैच बहुत संगीन हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पहले मरहले में इमरजेंसी नहीं है, पहले मरहले में इस फैसले को रोकना है और मुझे लगता है उसमें पार्लियामेंट किरदार अदा करेगी और पार्लियामेंट के की आड़ में, पार्लियामेंट के पीछे इस फैसले को रोकने की कोशिश की जाएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आगे एक दीवार आ सके। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान पंजाब के ट्रिब्यूनल्स के हवाले से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की का कोई बाकायदा प्रेस रिलीज़ तो सामने नहीं आया और इसके बाद ट्रिब्यूनल्स का भी अभी कोई ऑर्डर सामने नहीं आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। मैं समझता हूँ अगर इत्तफ़ाक़ राय नहीं होगा तो डेडलॉक होगा। डेडलॉक होगा तो फिर किसी के ट्रिब्यूनल भी नहीं बनेंगे। क्योंकि आइन में वाज़ेह लिखा है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुशावरत से मिलकर ट्रिब्यूनल बनाने हैं। इसके लिए ट्रिब्यूनल्स पर दोनों का इत्तफ़ाक़ राय बहुत ज़रूरी है। जिन नामों पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ होगा, उन वो नाम चीफ जस्टिस नहीं शामिल कर सकते और जिन नामों पर चीफ जस्टिस को एतराज़ है, वो नाम इलेक्शन कमीशन नहीं शामिल कर सकता। ये इत्तेफ़ाक़ राय से होने वाला काम है। अगर कोई डेडलॉक होगा, तो उसका हुक्मरान इत्तेहाद को फ़ायदा होगा क्योंकि ट्रिब्यूनल लेट हो जाएँगे। फिर ट्रिब्यूनल्स का तनाज़ा रहेगा कि ट्रिब्यूनल मिलकर नहीं बने हैं, इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफ़ाई नहीं करेगा। जो नया कानून बना है शायद करीम साहब ने उस हवाले से भी रिट पिटीशन जो है वो सुनने के लिए फिक्स की है। लेकिन क्या वो उस कानून को मुअत्तल कर देंगे? तो क्या मुअत्तल कर देने से वो आईनी शिक तो मुअत्तल नहीं होगी, जिसमें चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुशावरत का ज़िक्र है और उसमें कहीं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से ट्रिब्यूनल बना दे। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद चौधरी साहब ने अपनी मर्ज़ी के ट्रिब्यूनल बना दिए थे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुअत्तल किया और ख़त्म किया और कहा है कि मुशावरत से बनने हैं, मिलकर बनने हैं। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में इसका वाहिद रास्ता यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हो। जिन नामों पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है, जैसे शाहिद करीम साहब के नाम पर इलेक्शन कमीशन को बहुत एतराज़ है और वो नहीं चाहते कि वो ट्रिब्यूनल में हों और अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शाहिद करीम को रखने पर ज़िद करेंगी, तो इत्तेफ़ाक़ राय नहीं हो सकेगा। इसी तरह कुछ नामों पर हो सकता है चीफ जस्टिस को एतराज़ हो। इसी तरह कहा जा रहा है रिटायर्ड जजेस पर एतराज़ है, लेकिन अगर कानून में रिटायर्ड जजेस की गुंजाइश है, तो फिर चीफ जस्टिस को उस पर भी मानना पड़ेगा। तो लिहाज़ा मेरे ख़्याल में अगर ये डेडलॉक होगा भी तो इसका रास्ता इत्तेफ़ाक़ राय ही है।
दोनों को मिलकर ही ये मामला तय करना है। कोई सुप्रीम कोर्ट भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मर्जी के ट्रिब्यूनल नहीं बना सकता और इलेक्शन कमीशन भी 100% अपनी मर्जी नहीं कर सकता। अगर ये तातुल रहेगा, डेडलॉक रहेगा तो ट्रिब्यूनल नहीं बन सकेंगे, ट्रिब्यूनल रुके रहेंगे। इसका कोई आइन से मारवा हल निकालना या कोई जुडिशियल ऑर्डर से आप इनको बना लें, वो गैर आइनी काम होगा। लिहाजा कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस की माननी पड़ेगी। यही आइन की मंशा है। अगर आप आइन से बाहर निकलकर अदलिया कहेगी कि हमारी मर्जी के ट्रिब्यूनल होंगे, तो आइन ने अदलिया को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल बनाए। और आइन ने इलेक्शन कमीशन को एक महदूद इख्तियार दिया है कि जहां वो रिटायर्ड जजेस लेगा, वहां उसको अदलिया से मुशावरत की जरूरत नहीं, वो रिटायर्ड जजेस को अपनी मर्जी से नॉमिनेट कर सकता है। जहां उसने हाजिर सर्विस जजेस को लेना है, वहां उसको चीफ जस्टिस से मुशावरत का कहा गया है और चीफ जस्टिस की मर्जी से वो जजेस लेने हैं। लिहाजा हमें आजकल तो इलेक्शन कमीशन वैसे भी वो मखसूस नशिस्तों पर बिजी है। अगले हफ्ते में मुझे लगता है इस हवाले से कोई अपडेट हमारे सामने आएगी। मुझे ज्यादा इम्कान यही नजर आता है कि ये जो अभी खबरें हैं ये ठीक नहीं है। दोनों के दरमियान ट्रिब्यूनल्स के हवाले से इत्तफाक राय हो जाएगा और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलकर कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाने में कामयाब हो जाए। तहरीक इंसाफ अपनी सोशल मीडिया मुहिम और अपने अरकान असम्बली के जरिए मुसलसल फौज को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। आर्मी चीफ के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है जिससे आर्मी चीफ को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। एक आपको नजर आता है कि एक तरफ कहते हैं कि हम बात सिर्फ फौज से करेंगे, दूसरी तरफ फौज के खिलाफ दब के प्रोपेगेंडा और मुहिम भी चलाई जा रही है। जब पूछे तो वो कहते हैं हम फौज को दबाव में ला रहे हैं ताकि वो हमारे साथ मेज पर बैठकर डील कर लें। लेकिन अब देखने की बात है कि इस सारी मुहिम के नतीजे में क्या फौज दबाव में आ गई है? क्या आर्मी चीफ आसिम मुनीर दबाव में आ गए हैं और वो उस दबाव के नतीजे में तहरीक इंसाफ के साथ मेज पर बैठने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या तहरीक इंसाफ की जो कोशिश है कि हम सिर्फ पिंडी से बात करेंगे, तो क्या पिंडी इस सारी मुहिम गालम गलूच के बाद तहरीक इंसाफ के साथ बात करने के लिए तैयार है? क्या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात का कोई माहौल बन गया है? क्या फौज ने या आप पारा ने तहरीक इंसाफ के साथ कोई एंगेजमेंट शुरू की है कि आप हमें गालम गलूच बंद कर दें, हमारे खिलाफ मुहिम कर दें? तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं। ये जितनी मुहिम उन्होंने चलाई है, इसके नतीजे में फौज दबाव में नहीं आई है। क्योंकि अगर दबाव में आती तो बातचीत शुरू हो जाती। हमें बातचीत तो कोई नज़र नहीं आ रही है। दबाव में आती तो कोई मुफ़ाहमत शुरू हो जाती, मुफ़ाहमत नहीं नज़र आ रही है। दबाव में आते तो एंगेजमेंट शुरू हो जाती है, एंगेजमेंट तो नज़र नहीं आ रहे हैं। दबाव में आते तो कोई रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, तो रिलीफ तो नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि हर दिन एक नई सख्ती और एक नए फैसले के साथ आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो मुझे लगता है कि इस मुहिम के वो नताइज नहीं आए जो तहरीक इंसाफ ने सोचे थे और इसके नतीजे में फौज उस तरह दबाव में भी नहीं आई जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान का ख्याल था कि हम उनको दबाव में ले आएंगे। आसिम मुनीर ने एक स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ इस सारे को ना सिर्फ रेडिक्यूल किया है बल्कि इग्नोर भी किया है और उनका ख्याल है कि इसका कोई प्रेशर लेने की या इस पर बात करने की भी जरूरत नहीं है। जो कानून का रास्ता है वो बनाया जाए। इसीलिए अरकान असेंबली ने भी, आप जो देखें ना, पहले तहरीक इंसाफ की ओवरसीज सिर्फ ये काम करते थे, फिर बानी तहरीक इंसाफ ने खुद किया, फिर उनके उनके जो है वो अपने अकाउंट से ही काम शुरू किया गया। अब जब कुछ भी नहीं हो रहा तो अब इस काम पे अरकान असेंबली को भी लगाने की बात की जा रही है कि किसी तरह प्रेशर बने, को बातचीत बने। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद गलत आदमी के साथ खेल रहे हैं। जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर का फर्क जानकर जियो। अगर ये सब कुछ आपने जनरल बाजवा के साथ किया होता तो वो आपके साथ टेबल पर बैठ जाते। लेकिन अगर आप ये सब कुछ जनरल आसिम मुनीर के साथ करेंगे तो वो आपके साथ टेबल पर नहीं बैठेंगे। उनका टेबल पर बैठने का आपके साथ कोई मूड नहीं, वो दबाव में आकर आपसे कोई बात नहीं करेंगे। यही अभी तक आसिम मुनीर की पॉलिसी हमें समझ आई।